हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रास एजुकेशन द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, बीएड के 12 यूनिट का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं। इसमें हम लोग बीएड के बाद हम लोग डीएलएड के भी संपूर्ण सिलेबस यानी पूरे 8 यूनिट को हम लोग बारीकी से देखेंगे। इस क्लास का ये खासियत है कि ये हमारा वन लाइनर सीरीज है। वन लाइनर बोले तो एक यूनिट में 6 से 7-8 टॉपिक होते हैं, उसका हम लोग टॉपिक वाइज वन लाइनर्स करेंगे, यानी एक एक लाइन में आपका सेंटेंस होगा, हर लाइन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जी हाँ, आप लोगों को प्रत्येक दिन 3 घंटे का क्लास मिल रहा है। उसमें से आप देखेंगे कि आज के इस पीरियड में आप लोगों को बीएड का यूनिट 1 से ही टॉपिक नंबर 2 कराया जाएगा। जी हाँ, कल के क्लास में आप लोगों को टॉपिक 1 मिल गया होगा, तो आपको हमेशा यहाँ पर ध्यान देना है कि क्या चल रहा है। जी हाँ, टॉपिक का नाम भी यहाँ लिखा हुआ है। आज के टॉपिक का नाम है बालक एवं बाल्यावस्था, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसमें बिहार की प्रासंगिक वास्तविकताओं के बारे में हम लोग संपूर्ण अध्ययन करेंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चूंकि बिहार से रिलेटेड है, तो आप लोगों को इसमें अंत तक बने रहना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपको आज का क्लास। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोगों के लिए एक स्टडी मटेरियल भी हमारे पास है इसी सीरीज का। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम इतना नोट नहीं कर पाएंगे तो अपने घर तक आप हमारा क्लास नोट्स मंगवा सकते हैं, जिसमें आप लोगों को 3500 से ज़्यादा वन लाइनर्स मिलेंगे, जो कि बीएड और डीएलएड वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें संपूर्ण कोर्स मैं राज सर मेरे द्वारा ही ये लिखा हुआ नोटबुक है। तो चलिए, ये हमारा जानकारी है। आपको क्लास का पीडीएफ हमारे प्रज्ञानम पर मिल जाएगा। जी हाँ, प्रज्ञानम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पर। आप लोगों को इस लोगों के अनुसार इस लोगों को देखते हुए आपको डाउनलोड कर लेना है। वहाँ सभी कोर्स 100% फ्री है, बिल्कुल 100%, मतलब कोई भी झोल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन क्लास। आप सभी जानते हैं कि यूनिट 1 में आप लोगों को टोटल 6 टॉपिक स्टडी करना है, और हम लोगों ने टॉपिक 1 को पिछले क्लास में अच्छे से कवर कर लिया था। आप लोगों को बहुत ही पसंद आया था। और आज हम लोग टॉपिक 2 देखेंगे, जो है बालक एवं बाल्यावस्था, बिहार के प्रासंगिक वास्तविकताओं के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए, मैं सभी से एक बार निवेदन करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, व्हाट्सएप स्टेटस पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और क्या करना है, अगर अभी तक आप हमारा पेड ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो मिनिमम चार्ज देकर आप पेड ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको अरेंज ऑर्डर में सभी क्लासें प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलिए, आपको ये क्लास बाइलिंगुअल मिल रहा है। हम हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, जहां पर आपको कोई समस्या हो आप इंग्लिश देखकर उसे समझने का प्रयास कर लेंगे। मैं भी थोड़ा बहुत इंग्लिश आप लोगों को एक्सप्लेन करके जरूर समझाऊंगा। तो चलिए, कह रहा है कि बालक का विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है। ध्यान देना है, बालक का विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है, क्या वह सतत विकास की प्रक्रिया है या किस तरह की प्रक्रिया है। तो आपको ध्यान में ये वर्ड रखना है कि बाल का विकास यानी बालक विकास का क्या है, एक बहुआयामी प्रक्रिया है। और इसमें क्या होते हैं, तो नोट करने वाला ये बात है कि जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक घटक इसमें क्या है, शामिल है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बाल विकास के निम्न में से कौन से घटक है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए और ऑप्शन में इस तरह से दे दिया जाए, जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक, इसके अलावा कुछ दे दिया जाएगा, तो आपको याद रख लेना है कि आपको कितने घटक याद रखना है बाल विकास का। तो आपको याद रखना है 1, 2, 3 और 4 घटक यहाँ पर मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कही गई है। ये बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ लेना होगा।
अगर हम बिहार में बाल्यावस्था को परिभाषित करने के लिए अगर बात करें तो याद रखना है आपको, करने वाले क्या है, तो सामाजिक आर्थिक संदर्भ को सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। ये बातें ध्यान रखना है कि बिहार में बाल्यावस्था को परिभाषित करने के लिए सामाजिक आर्थिक संदर्भ अत्यधिक विषम है, यानी यहाँ पर ज़्यादा क्या ध्यान देना है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। ये बातें आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखते हैं कि कह रहा है कि बालक के अगर अधिकारों की व्याख्या करते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर दो पहलू पर ध्यान देना होगा। एक तो हम लोगों को अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क पर जाना होगा और दूसरा हमारा स्थानीय परिप्रेक्ष्य में, दोनों में समायोजन करना सबसे बड़ी चुनौती है। जी हाँ, हम लोग गांव के अगर परिदृश्य से बिहारी लोग आते हैं तो वहाँ का कल्चर, वहाँ की भाषाएं, बोली हमें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर परेशानी ना करे। हम लोगों को एजुकेशन में ऐसा कुछ बाल्यावस्था में ही उस तरह का माहौल, उस तरह की शिक्षा प्रदान किए जाने की जरूरत है जिससे कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी हमें कोई भी परेशानी का अनुभव नहीं करना पड़े। लेकिन ऐसा बिहार में कम होता है या फिर हम लोगों को सफ़र करना पड़ता है, फिर हम लोगों को उच्च शिक्षा के लिए कुछ व्यवस्थाएं करनी होती है जो कि हमारे लिए एक चैलेंज होता है। अगर उस चैलेंज को डील कर पाते हैं तो ही हम लोगों को सहारा मिलता है, हम लोगों को एक मंच मिलता है अंतर्राष्ट्रीय। ये हमारे बिहार के परिदृश्य के लिए एक समस्या का विषय है, उसमें हम लोगों को समायोजन करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। ये बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ भी पाएंगे, ठीक है। चलिए, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में बाल्यावस्था पर किसका किसका प्रभाव पड़ता है, तो पहले नंबर गरीबी का, दूसरा कृषि आधारित जो अर्थव्यवस्था है और तीसरा है संसाधन की कमी। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। नोट किया जाए, ये हमारे इग्नू बुक से रिलेटेड है ये लाइन, इसीलिए यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए। गरीबी, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और संसाधनों की कमी का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। कहाँ, तो बाल्यावस्था में, वो भी बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों से अगर कोई बिलोंग्स करता है तो, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ध्यान देना है कि बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं का अनुपलब्धता और असमान शिक्षा भी सम्मिलित है। तो बिहार में यह बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है कि पोषण का यहाँ पर अभाव है। ये भी जानते हैं कि यहाँ पर स्वास्थ्य सेवा भी उपलब्ध नहीं है। हम लोगों को अगर बढ़िया ट्रीटमेंट कराना होता है तो हम लोगों को साउथ जाना पड़ता है, तो ये भी हमारे लिए क्या है, तो ये भी परेशानी की बात है। असमान रूप से शिक्षा है, सही बात है। हम लोगों के बिहार में आप देखेंगे कि इंग्लिश को कंपलसरी 10th तक नहीं किया गया है, जबकि उसी समाज में सीबीएसई, आईसीएसई में पढ़ने वाले बच्चे क्या होते हैं, तो इंग्लिश उसके लिए कंपलसरी होता है, इंग्लिश उसका बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। तो ये भी असमानताएं बिहार में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर तो सबसे बड़ी शिक्षा का सुधार यही जरूरी है कि 10th तक में, जो कि अभी इंग्लिश को कंपलसरी नहीं किया गया है, 11-12 में जाकर उसे मेन सब्जेक्ट बना दिया जाता है। बच्चे कहाँ से सीख पाएंगे, ये भी हमारे शिक्षा का सबसे बड़ा बैकडॉ है, आप लोग को ड्रॉबैक है। ये बातें ध्यान से समझना चाहिए, ठीक है, और इस पे अमल भी करना चाहिए। इस पर सुझाव भी हम लोगों को शिकायत भी करनी चाहिए। ये बातें हम लोग कहाँ पर शिकायत करेंगे, कौन सुनेगा बिहार में कि एजुकेशन अब बद से बदतर होते जा रहा है, इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है, इसे स्पष्ट कौन करेगा। यही तो सबसे बड़ी समस्या है बिहार के प्रासंगिकता के आधार पर। जी हाँ, चलिए अगला हम लोग ध्यान देखते हैं। बाल्यावस्था के दौरान सामाजिक मानदंडों और परंपराओं का प्रभाव बच्चों के पहचान निर्माण पर पड़ता है। जी हाँ, अगर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बाल्यावस्था के दौरान सामाजिक मानदंडों, परंपराओं का प्रभाव बच्चों के पहचान पर पड़ता है, बिल्कुल आप सभी इस बात से वाकिफ हैं।
आगे हम लोग ध्यान देखते हैं, बिहार में बालिकाओं के लिए शिक्षा में बाधाएं लिंग भेदभाव और सांस्कृतिक अपेक्षाओं से जुड़ी हुई होती है। ये बालिकाओं के शिक्षा के बारे में कही गई लाइनें हैं। बालक के सीखने की प्रक्रिया में बहुभाषिकता और क्षेत्रीय भाषाओं की भूमिका को कम आंका जाता है। जी हाँ, अभी हमने भी अपना वक्तव्य में ये कहा कि हम लोगों को क्षेत्रीय भाषा से संबंधित, और जब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाते हैं तो वहाँ पर इंटरनेशनल लैंग्वेज के बीच का जो ये फासला है ना, ये हम लोगों को थोड़ा सा परेशान करने वाला होता है। तो ये स्पष्ट रूप से यहाँ भी चर्चा की गई है। ध्यान दीजिएगा, बिहार में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच बालक के विकास में संरचनात्मक क्या है, संरचनात्मक असमानताएं स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। ये सभी हम लोग अनुभव करते हैं। बाल श्रम और बाल विवाह जैसी प्रथाएं भी बिहार में बच्चों के अधिकार और विकास को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। ये भी स्पष्ट रूप से हम लोगों को समझ में आ जाता है। बिहार के प्रासंगिकता की अगर बात करें तो बालक के व्यक्तित्व विकास में परिवार की भूमिका, ध्यान देना है कि परिवार की भूमिका के साथ साथ आपको नोट कर लेना है कि विद्यालय और समुदाय का योगदान भी आवश्यक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि बालक के व्यक्तित्व में परिवार और की भूमिका तो है ही, उसके साथ साथ आप लोगों को और क्या ध्यान में रखना है, विद्यालय, और क्या याद रखना है कि समुदाय का योगदान भी बहुत ही आवश्यक है। बिहार में सरकारी शिक्षा प्रणाली में ध्यान देना है, सरकारी शिक्षा प्रणाली में बालक के अनुकूल बुनियादी ढांचों की कमी उनकी सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है। ये बातें ध्यान रखना है। क्या? तो बालक के अनुकूल बुनियादी ढांचे की कमी, ध्यान रखना है ये बात, अनुकूल बुनियादी ढांचों में कमी जो है उसके सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है। अगर एक समुदाय की बात करें जो कि बिहार में सबसे ज़्यादा हम लोग चर्चा में देखते हैं, वो एक है, ये डाटा कहता है कि मुसहर समुदाय के 70% बच्चे जो होते हैं अभी भी प्राथमिक शिक्षा से वंचित है। ये डाटा न्यूज़पेपर का है, द हिंदू का ये डाटा कहता है। जी हाँ, याद रखना है कि बिहार में मुसहर समुदाय के 70% से भी अधिक बच्चा अभी भी प्राथमिक शिक्षा से ही वो वंचित है। आपको यह ध्यान में रखना है। कहा कि किशनगंज जिले में बालिका शिक्षा दर बिहार के औसत से काफी कम है। जी हाँ, याद रखना है, किशनगंज में बालिका शिक्षा, याद रखना है कृष्ण भगवान और कृष्ण भगवान की बालिकाएं गोपियां, आपको ध्यान में रखना है। तो बालिका शिक्षा दर बिहार के औसत से भी क्या है, बिहार के औसत से भी काफी कम है, जहां पर मात्र 40% लड़कियां जो है वह स्कूल नहीं जाती है। ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर 40% लड़कियां स्कूल नहीं जाती है अभी तक। ये बातें आपको ध्यान में रखना होगा। अगर हम मधुबनी की बात करें और दरभंगा जिले की बात करें तो यहाँ पर बाढ़ के कारण हर साल हजारों बच्चों की पढ़ाई बाधित हो जाती है। ये हम लोग भी जानते हैं इस चीज़ को। अगर हम लोग बिहार में मिड डे मील योजना की बात करें तो याद रखना है कि बिहार में मिड डे मील योजना ने 1.2 करोड़ बच्चों को पोषण प्रदान किया है, लेकिन योजना की गुणवत्ता में और भी सुधार की आवश्यकता सभी को ये जान पड़ती है। अगर हम लोग रोहतास जिले की बात करें तो रोहतास जिले में शिक्षा दीदी, ध्यान देना है, रोहतास जिले में है शिक्षा दीदी पहल के माध्यम से लड़कियों की ड्रॉप आउट दर को 30% कम किया गया है। ये डाटा भी आपको ध्यान रखना है। ड्रॉप आउट मतलब होता है कि बेटियां जो होती है, लड़कियां जो होती है, वह बीच में ही स्कूल को छोड़ देती है। वह 10th या 12th तक के स्कूल में वो पूरे क्लास को नहीं करती है और 8, 6, 7 में ही वह स्कूल को छोड़ देती है विभिन्न कारणों से। तो ये बातें याद रखना है कि रोहतास जिले का संबंध याद रखना है दीदी शिक्षा के पहल के माध्यम से लड़कियों के ड्रॉप आउट की दर को, यानी स्कूल छोड़ने की दर को अब जो है वह 30% कम कर लिया गया है। यह एक सराहनीय कदम है।
आगे हम लोग देखते हैं, अगर बिहार में आंगनवाड़ी केंद्रों की बात करें तो आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या बढ़ाने के बावजूद भी 40% से भी अधिक बच्चे अभी भी पोषण और पूर्ण शिक्षा से वंचित है। जी हाँ, ये आंगनवाड़ी केंद्र में जो भी पोषण का योजना है उसमें भी 40% से भी अधिक बच्चे अभी भी पोषण और पूर्व शिक्षा से क्या है तो वंचित रह गए हैं। अगर गया जिले की बात करें तो बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए साइकिल योजना ने 60% से भी अधिक लड़कियों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया है। तो यह एक सफलता वाला ये बातें हैं कि यहाँ पर गया जिले में 60% से भी अधिक स्कूलों में लड़कियां 60% से अधिक लड़कियां स्कूल जाने के लिए प्रेरित हुई है, क्योंकि वहाँ पर साइकिल योजना बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। जी हाँ, अगर हम बोध गया की बात करें तो इसके ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य सेवा का अभाव उसके समग्र विकास को बाधित करता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगर बिहार में बाल विवाह का बात करें तो बाल विवाह के कारण हर साल ध्यान रखना है 10% लड़कियां जो है वह स्कूल छोड़ देती है। जी हाँ, 14, 15, 16 साल के उम्र में बच्चों की शादी की जाती है, बेटियों की शादी कर दी जाती है। और आप सभी जानते हैं कि थोड़ा ज़्यादा उम्र में ही बच्चों की पढ़ाई 1 क्लास से शुरू होने के कारण वो 18 साल तक में भी अभी 10th पास नहीं कर पाती है, और इस स्थिति में वह 10% जो होते हैं लड़कियां स्कूल छोड़ देती है बाल विवाह के कारण। ये भी बातें ध्यान में रखना है। अगर हम लोग पटना जिले राजधानी क्षेत्र की बात करें तो स्मार्ट क्लास की पहल ने कक्षा 8 के बच्चों की गणित दक्षता को 25% तक बढ़ा दिया है। ये एक सराहनीय कदम था, ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। अगर हम सहरसा और सुपौल में जलवायु परिवर्तन की बात करें तो ध्यान रखना है कि सहरसा और सुपौल में जलवायु परिवर्तन से प्रभावित बच्चे मानसिक तनाव और शिक्षा से वंचित होने की समस्या को हमेशा झेल रहे हैं। बिहार में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कह रहा है कि बिहार में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा नीति अभी भी अपने प्रभावी क्रियान्वयन का इंतजार कर रही है। यानी समावेशी शिक्षा पर भी अभी उतना ज़्यादा वर्क नहीं हो रहा है। ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। अगर हम लोग मधुबनी की मिथिला पेंटिंग की बात अगर करें तो इसमें पेंटिंग का बच्चों के रचनात्मक विकास में उपयोग को बढ़ाया जा रहा है। बिहार बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10 और 12 के छात्रों के पास प्रतिशत की दर अभी भी 60% के आसपास ही है। ये भी अब इसको बढ़ाने का मेन लक्ष्य रखा गया है। ये बातें आपको अच्छे से समझना चाहिए। अगर हम लोग मुजफ्फरपुर जिले की बात करें तो मुजफ्फरपुर में कुपोषण के कारण बच्चों की पढ़ाई पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये ध्यान रखना है कि अगर हम लोग कुपोषण के कारण बच्चों के पढ़ाई से संबंधित अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो मुजफ्फरपुर का नाम आपको क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा। हमारे साथ जो भी लाइव जुड़े हुए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अगर हमारा ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप अप्रिशिएट करें, आप लाइक करके शेयर करें, और किसी भी प्रकार की अगर आप सुधार चाहते हैं तो सुधार के लिए आप हमें कमेंट जरूर करें। अपना एक छोटा भाई समझकर, अपना एक बालक समझकर आप हमारा अप्रिसिएशन करें और रियल फीडबैक दें, जिससे कि मैं आपके इस क्लास में और भी इम्प्रूवमेंट कर सकूं। तो आपको ये डाटा कलेक्शन कैसा लग रहा है, क्या ये आपके टॉपिक को रिलेट कर पा रहा है या नहीं, आप जरूर हमें फीडबैक दें। चलिए, पश्चिम चंपारण में पढ़ाई घर घर, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट लाइन है। पश्चिम चंपारण में पढ़ाई घर घर योजना, जी हाँ, पढ़ाई घर घर योजना का संबंध किस जिले से है तो आपको ध्यान में रखना है पश्चिम चंपारण याद रखना है के माध्यम से 50,000 बच्चों को स्कूल से जोड़ा गया है। ये एक डाटा विश्लेषण कहता है। आगे हम लोग देखते हैं बिहार में पंचायती राज
संस्थानों, जी हाँ, बिहार में पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से बाल संरक्षण के लिए, जी हाँ, बाल संरक्षण के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। सारण जिले की अगर बात करें तो शिक्षकों की कमी के कारण यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा का स्तर भी प्रभावित हो रहा है। बिहार सरकार के द्वारा बहुत ही सराहनीय कदम उठाया गया है और वो है शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया। जी हाँ, शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के कारण हर स्कूलों में अब पर्याप्त शिक्षक अब आ चुके हैं, लेकिन अभी भी एक प्रश्न उठता है कि क्या वो रियल में वो हमारे शिक्षक जो अभी चुनकर आ रहे हैं बीपीएससी के माध्यम से, उनके अंदर भी टैलेंट है या नहीं। आपको इस बात पर भी विचार करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि डेमो टीचिंग और साक्षात्कार होना चाहिए। परीक्षा का स्तर लेवल कम करके डेमो टीचिंग और अगर साक्षात्कार को इंक्लूड किया जाए बीपीएससी या फिर किसी भी टीचर के भर्ती परीक्षा में, तो ये होगा हमारा सबसे बेहतर शिक्षा में सुधार और शिक्षकों की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। तो ये बहुत ही जरूरी है। अगर आप हमारे बातों से सहमत हैं तो आप हमारे इस बातों पर मुहर लगाएंगे कि एग्जाम का स्तर पूरा बेसिक रहे, जिसमें बेसिक जानकारी को टेस्ट किया जाए। बाकी आप देखेंगे कि डेमो टीचिंग और साक्षात्कार ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक शिक्षक अच्छे से तभी पढ़ा पाएंगे जब उनके पास बोलने की कला हो। जी हाँ, वाक शक्ति उनके पास हो, उनके पास शब्द ऐसे हो जो कि बच्चों को प्रभावित करे। अदरवाइज बोलने का कोई स्किल नहीं है, और अगर कोई ज़्यादा जानकार भी है तो वो बच्चों को एक्सप्लेन करके अच्छे से नहीं समझा पाएगा। इसीलिए बिहार में शिक्षा का स्तर अभी और भी इस पर वर्क होना जरूरी है, ध्यान देना है। अगर बाल श्रम के मामलों में हम लोग देखें तो बिहार राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे स्थान पर है। तो यह ध्यान रखना है कि बाल श्रम में हमारा जो पोजीशन बनता है वह दूसरे नंबर पर आता है। यह बातें ध्यान रखना है। अगर हम लोग आरा में शिक्षा जागरूकता शिविरों की बात करें तो ध्यान देना है, थोड़ा सा पानी पीना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं आरा में शिक्षा जागरूकता शिविरों ने माता पिता को बच्चों की शिक्षा में महत्व के लिए संवेदनशील बनाया है। यानी हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि आरा से याद रखना है आप लोगों को शिक्षा जागरूकता शिविर। जी हाँ, अगर शिक्षा दर की बात करें बिहार में, तो बिहार में शिक्षा का दर अन्य राज्यों के तुलना में काफी कम है। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। 2021 की जनगणना के अनुसार, जी हाँ, चूंकि 2021 के जनगणना का बिहार में रिपोर्ट जारी हुआ है, तो जिसमें हम लोग देखते हैं कि बिहार में साक्षरता दर जो है वह 61.8% है। इस डाटा को एक बार जरूर एनालिसिस कर दीजिएगा। कोई कमी हो तो एक ही बार आप टाइप करके हमको जरूर बता दीजिएगा, ये ध्यान में रखना है। जो कि राष्ट्रीय औसत याद रखना है 77.7% से काफी कम दिख रहा है। जी हाँ, आप देख रहे हैं कि जहां 77% होना चाहिए तो बिहार में 61.8% ही है। यह स्थिति विशेष रूप से कहां की है, तो ग्रामीण और पिछड़े राज्य इलाकों की है, और यह एक गंभीर चुनौती है हमारे लिए। अगर हम लोग बाल विकास विवाह की बात करें तो बिहार में बाल विवाह की समस्या भी बहुत ही गंभीर है। राज्य में बच्चों की शिक्षा को प्रभावित करने के जो मुख्य कारण है उसमें से एक बाल विवाह भी है। बिहार में कई जिले विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, और याद रखना है बालिकाओं की विवाह 18 वर्ष से पहले कर दिया जाता है, और यह सबसे बड़ा कारण होता है किसके लिए, तो शिक्षा को बीच में ही ड्रॉप आउट के रेट को बढ़ाता है। ये आपको हमने पहले भी बताया।
कुपोषण भी एक मुख्य कारण है यहाँ पर शिक्षा के लिए। तो बिहार में बच्चों में कुपोषण की समस्या भी बहुत बड़ी है और राज्य के कई क्षेत्रों में बच्चे पोषण की कमी के कारण शारीरिक और मानसिक विकास में पिछड़े रहते हैं। विशेष रूप से हमने आपको अभी बताया था कि मुजफ्फरपुर और मधुबनी जिले इस समस्या से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, जहां पर बच्चों की लंबाई और वजन जो है औसत से काफ़ी कम रहते हैं। कौन कौन जिला आपको ध्यान में रखना है? वो जिला है हमारा मुजफ्फरपुर और मधुबनी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा कि बच्चों की स्कूली उपस्थिति पर भी अगर हम ध्यान दें तो बिहार में आंगनबाड़ी और प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति दर अन्य राज्यों के मुकाबले कम है। खास करके आपको याद रखना है कि समुदाय में मुसहर के समुदाय के लोग, महादलित लोग और जो भी है हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे जो होते हैं, शिक्षा की स्थिति में बहुत ही कमज़ोर है और वह कई बच्चे तो 1 से 5 तक की पढ़ाई को भी पूरी नहीं कर पाते हैं और स्कूल को छोड़ देते हैं। पढ़ाई के अवसरों में भी कमी है। बिहार के कई दूर दराज में के क्षेत्र के बच्चे जो है वो पर्याप्त स्कूलों में नहीं जाते हैं और उसमें से हम लोग ध्यान रखेंगे कि किशनगंज और सुपौल जिले जो है स्कूलों की संख्या बहुत ही कम है। जी हाँ, सुपौल और किशनगंज जैसे जिलों में स्कूलों की संख्या ही बहुत कम है, जिसके कारण बच्चे जो है पढ़ाई के अवसर से वंचित रह जाते हैं। बिहार में शिक्षा का सरकारी प्रयास क्या है? तो बिहार में बच्चों के लिए सबसे पहले तो मिड डे मील है, जिसके द्वारा सरकार को लगता है कि हम स्कूली शिक्षा को बेहतर कर पाए हैं। स्कूल में बच्चे का एडमिशन एनरोलमेंट संख्या बढ़ रही है, लेकिन मेरा यह पर्सनली मानना है कि मिड डे मील के चलते ही एजुकेशन बर्बाद हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं है, मिड डे मील योजना जैसी पहल शुरू की गई है जो बच्चों में को स्कूल में बनाए रखने में मदद करती है। इसके साथ ही समावेशी शिक्षा की नीति भी लागू की गई है, जिससे कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को इसमें शामिल करके शिक्षा दी जाए, ध्यान रखना है। और शिक्षकों की कमी पर भी हम लोगों ने बात किया, तो अब इस पे काम शुरू हो चुका है। बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। इसमें हम लोग रोहतास, भागलपुर, दरभंगा जैसे जिलों में शिक्षकों की कमी से ये हम लोग देख रहे हैं। तो ये अब डाटा हमारे लिए ये है कि अब तो बहुत ज़्यादा शिक्षक हमारे स्कूल में आ चुके हैं। माता पिता की जागरूकता भी सबसे प्रमुख कारण होता है कि बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। राज्य में शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिससे कि माता पिता को बच्चों के शिक्षा के महत्व के बारे में उन्हें बताया जाता है। और विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि सारण और आरा जैसे जिलों में इन कार्यक्रमों ने माता पिता को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए क्या किया है? तो प्रेरित किया है। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। अगर हम लोग लिंग भेदभाव की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि बिहार में लड़कियों की शिक्षा एक बड़ी चुनौती है। लिंग भेदभाव के कारण यहाँ पर क्या होता है, तो ग्रामीण इलाकों में लड़कियों को स्कूल भेजने में परिवार को संकोच होता है। खासकर उन्हें घर की देखभाल और शादी के लिए सिर्फ तैयार किया जाता है। समस्या को हल करने के लिए राज्य सरकार ने यहाँ पर लड़कियों के लिए क्या किया है? मुफ्त शिक्षा और साइकिल योजना चलाई है। जी हाँ, साइकिल के लोभ में बच्चे स्कूल जाते हैं या फिर कोई बेटियां जो दूर दराज से आती है स्कूल, उनको आने में बहुत परेशानी और असुविधा और असुरक्षा का वातावरण झेलना पड़ता है। इसीलिए उनके लिए ये साइकिल योजना रियली बहुत ही अच्छी योजना, एक सरकार का सराहनीय कदम है। विकास के अवसरों की असमानता भी बात करते हैं। बिहार के विशेष पिछड़े हुए क्षेत्र में शिक्षा के अवसरों की भारी असमानता देखी जाती है। इन क्षेत्रों में बच्चों के पास स्कूल जाने के अवसर बहुत ही कम होते हैं और शिक्षा के लिए संसाधन भी उनके पास सीमित होती है। ये बातें ध्यान रखना है। बिहार में बालकों की शिक्षा और विकास की स्थिति पर हाल ही में एक प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार राज्य में कुल जनसंख्या जो है 13 करोड़ से भी अधिक है, जिसमें से मात्र 7% लोग ही स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि डाटा का क्या है,
हाल आप 13 करोड़ में से मात्र 7% ही जो है वह स्नातक पास हो पाते हैं। इसीलिए सरकार के द्वारा बेटियों को इंटर में फर्स्ट करने पर 10,000 रुपये, 20,000 रुपया है ना, और 10th पास करने पर 10,000 रुपये और ग्रेजुएट होने पर 50,000 रुपये का सहयोग राशि, संतावना राशि दिया जाता है, ताकि यहाँ पर स्नातक दर को बढ़ाया जा सके। तो यह बहुत बहुत सराहनीय कदम है और इससे यहाँ इस पर लाभ भी हो रहा है, इस परसेंटेज में भी अब इजाफा हो रहा है। शिक्षा के विभिन्न स्तरों में जनसंख्या का वितरण इस प्रकार है। ध्यान दीजिएगा कि प्राथमिक शिक्षा जो कि 1 to 5 के लिए है उसमें 22.67%, माध्यमिक शिक्षा जो 6 to 8 का है वो है 14.33%, अगर उच्च माध्यमिक शिक्षा जो 9-10 के लिए है वह 14.71% और इंटरमीडिएट जो +2 का है उसमें 9.19%। ये हमारा जनसंख्या का प्रतिशत है जो कि स्कूल में दाखिला है, स्कूल में डाटा है। और स्नातक की बात करें तो 7.05% और पीजी मात्र आप देख रहे हैं कि 0.82% ही कुल जनसंख्या का हो रहा है। ये एक आंकड़ा है जो जागरण के रिपोर्ट में ये छपा था गवर्नमेंट के द्वारा। जी हाँ, तो आपको मैं सोर्स भी बता दे रहा हूँ। राज्य में 32.1% लोग अभी भी विद्यालय नहीं जाते हैं, जिसमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक नहीं, अत्यंत पिछड़े वर्ग की लोगों की संख्या अधिक है। जातिवार शिक्षा के आंकड़ों पर यह पाया गया है कि ये जो कायस्थ जाति के लोग हैं, जी हाँ ध्यान रखना है, ये कायस्थ जाति के लोग जो है 29.38% लोग स्नातक होते हैं, जबकि मुसहर समुदाय के लोगों का प्रतिशत इसकी तुलना में देखिए तो नगण्य ही है, यानी 0.18% ही है। ये ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें कि बालक के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु अगर शिक्षा में समावेशी और संवेदनशील दृष्टिकोण को अपनाया जाना काफ़ी जरूरी है। आगे हम लोग देखते हैं कि बालक के अधिकारों के संदर्भ में सतत विकास के लक्ष्य, जी हाँ आपको ये ध्यान रखना है कि क्या है हमारा अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसको क्या कहा जाता है SDGs की क्या है कि प्राप्ति बिहार के लिए एक चुनौतीपूर्ण है। बिहार के हाशिए पर पड़े समुदाय के बच्चे विशेष रूप से शिक्षा योजना की उसके लिए क्या है बहुत ही जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं वो बहुत ही अच्छे से इसको कोरिलेट करके समझ पा रहे होंगे। और ये हमारा डाटा विश्लेषण एकदम हाई लेवल का कंटेंट होता है और इस मटेरियल को अगर आप अपने घर तक पोस्ट ऑफिस के माध्यम से प्रिंटेड मटेरियल मंगाना चाहते हैं तो मिनिमम फी में आप लोगों को अपने घर तक मिल जाएगा ये डाटा, ये नोट्स, और आप हमें इस नंबर पर बात करके पेमेंट के लिए बात कर सकते हैं। और कोई भी विशेष जानकारी हो तो 9525175737 पर कॉल करें और आप हमसे बात करके कोई भी विशेष जानकारी ले सकते हैं। अगर हम लोग बालक के खेल और रचनात्मक गतिविधियों में भागीदारी के लिए से उनके मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक कौशल को भी बढ़ावा मिलता है, ये ध्यान में रखना है। बिहार में बालक के विकास पर कोविड-19 महामारी का भी बहुत व्यापक असर पड़ा है। मान के चलिए तो 3 वर्षों का ये एक पीरियड जो था जो कि शिक्षा में हर बच्चों को बैकफुट पे लाकर खड़ा कर दिया है। उनका बेस ही उस लेवल तक का अब नहीं हो पा रहा है और उसको आगे भी बहुत सारी परेशानियां हो रही है। जी हाँ, आप और हम ये हर दिन देख रहे हैं। अगर हम लोग बालक के अधिकारों की बात करें तो याद रखना है कि नीति निर्माण में बाल संरक्षण अधिनियम, जी हाँ बाल संरक्षण अधिनियम जिसको पोस्को
पॉक्सो कहते हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की सिफारिशों में हम लोग देखते हैं कि इसके लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। बालक के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान का आवंटन में भी बहुत सारे सुधार करने की आवश्यकता अब जान पड़ रही है। ध्यान रखना है कि बालक के मानसिक और भावनात्मक विकास में परिवार और समाज के दृष्टिकोण का गहन प्रभाव होता है। बालक के विकास में प्रौद्योगिकी का समावेशन उसकी सीखने की प्रक्रिया को सशक्त कर सकता है। बालक की भावनात्मक और सामाजिक समझ, ध्यान में रखना है आप लोगों को, बालक की भावनात्मक और सामाजिक समझ जो है वो विकसित करने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि उनको कहानी सुनाने की प्राचीन परंपरा भी बहुत ही उपयोगी साबित होता था और उस परंपरा को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। बिहार में बालक के विकास के लिए सतत एवं समावेशी नीतियों को अपनाने की भी आवश्यकता है। बालक के शारीरिक विकास में नियमित स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण का आवश्यक कार्यक्रमों को भी अहम रूप से शामिल किया गया है। इसका भी अहम योगदान शिक्षा सुधार में मिल रहा है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि बालक की सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए नवाचार आधारित शिक्षा पद्धतियों को अपनाया जाना चाहिए। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इनोवेशन बेस्ड टीचिंग मेथड को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। बालक के लिए सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में स्थानीय मुद्दों और समस्याओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। सामाजिक विज्ञान में स्थानीय मुद्दे को इंक्लूड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और उस समस्याओं को भी वहाँ पर इंगित करना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं बालक के विकास में परिवार और समाज के सांस्कृतिक दृष्टिकोण का भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बालक के मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए ध्यान और योग, जी हाँ, अभी इस पर काफ़ी बल दिया जा रहा है। इसके अभ्यास को भी क्या किया जाना चाहिए, शामिल किया जाना चाहिए। और हम लोग अब अंत में ये देखते हैं कि बिहार में बालक के लिए डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए हैं और बालक के व्यक्तित्व निर्माण में शिक्षा के साथ साथ सह पाठ्यक्रम गतिविधियों को भी महत्वपूर्ण भूमिका के तौर पर देखा जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग टॉपिक 2 जो कि बीएड के सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 1 का सेकेंड टॉपिक होता है। जी हाँ, बालक एवं बाल्यावस्था में बिहार के प्रासंगिक विशेषताएं, इसमें आप लोगों को इतना कुछ मिला है। यूनिट 1 में हम लोगों को 6 टॉपिक पढ़ना है और हर दिन क्लास आप लोगों को मिल रहा है। आज ये दूसरा क्लास था और अभी तक हमारे साथ बहुत सारे शिक्षक और साथ ही एस्पायरेंट अभ्यर्थी जो है वो जुड़े हुए हैं। हमें बहुत ही आनंद मिल रहा है कि आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहते हैं। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लग रहा है, इसका PDF के लिए आप प्रज्ञानम पर आइए। प्रज्ञानम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ पे हर कुछ फ्री है। अगर आप नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो आप हमें वीडियो कॉल करके असिस्टेंट ले सकते हैं। आपको मैं स्क्रीन शेयर कराकर आपको अपना PDF हर रोज़ डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोगों को मैथ्स का क्लास भी डेली मिल रहा है, मॉक टेस्ट भी 1 बजे से चलता है। तो आप हमारे हर क्लास को ज्वाइन करें और अपने शिक्षा में और भी सुधार करें और उसे अपग्रेड करें। तो मिलते हैं अगले क्लास में जल्दी। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद। बाय बाय।